नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वाजवी पाठशाला पे स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की समसामयिकी अर्थात उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर की क्लासेस शीघ्र ही आरंभ करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सभी लोग पहले जनवरी से क्लासेस आरंभ करेंगे। पहले जनवरी की जो भी समसामयिकी करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है उन सब पर बात करेंगे। फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके हम क्रमवार से रूप से हम सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो संभवतः जनवरी की जो समसामयिकी है उसकी 2 क्लासेस होंगी और हम सभी लोग क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बनने वाले क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे तथा उसके अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। तो यूपीपी, आरओ, पीसीएस और कहने का तात्पर्य है कि जो उत्तर प्रदेश के अब जैसे जैसे जो भी यूपी की जो वैकेंसी निकल रही हैं उसमें उत्तर प्रदेश का वेटेज बढ़ रहा है, सिलेबस भी बदल रहे हैं। तो इन सभी के लिहाज से दृष्टिकोण से दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, अर्थात जो उत्तर प्रदेश के जो वनडे एग्जाम जितने भी होने वाले हैं उन सबके लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो क्या करेंगे, हम सभी लोग क्रमवार रूप से पढ़ते रहेंगे, ठीक, क्लासेस करते रहेंगे। तो पहले ये हमारा जनवरी का रहेगा। तो आइए बात करते हैं अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न कौन सा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सविंद गुरुकुलम, पहला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपके ऑप्शन है आगरा, मथुरा, लखनऊ, सीतापुर। या कहाँ किया गया दोस्तों? तो मथुरा, आपका नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2024 को। कब? तो 1 जनवरी 2024 को। स्पष्टीकरण ये देखते हैं क्या दिया है कि 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कौन? तो जो रक्षा मंत्री महोदय हमारे हैं राजनाथ सिंह के द्वारा मथुरा के वृंदावन में सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा के वृंदावन में राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अच्छा, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो रक्षा मंत्री महोदय जी के द्वारा करा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ऐसे ही सभी लोग, यही हमारा पैटर्न रहेगा समसामयिकी का। तो इसके अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसके हैं? तो 1 जनवरी 2024 को तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा मथुरा के वृंदावन में सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। कैसा है? तो पहला पूर्णतः यह पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। यह पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। ठीक है, तो अच्छा, इनमें करीब छात्रों की बात करें तो करीब 870 इसमें छात्र हैं। ठीक है, अच्छा, इसका दोस्तों क्या आधार क्या रहेगा? तो वर्ष 2019 में मिजोरम में सैनिक स्कूल छिंगपिंग में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राजनाथ सिंह जी के द्वारा चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी। तो जो आपका उद्घाटन किया गया पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। तो 2019 में इसकी मिजोरम में शुरुआत एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सैनिक स्कूल छिपिंग में जो पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत करा गया था, उसकी सफलता के बाद चरणबद्ध तरीके से जो लड़कियां हैं दोस्तों उनको भी प्रवेश की मंजूरी दी गई सैनिक स्कूलों में। अच्छा, कितने सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था? तो 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य, क्योंकि हम सभी लोग जनवरी का ये करंट अफेयर देख रहे हैं, तो अगर भविष्य में संशोधन होता भी है जो है, जैसे कि फरवरी, मार्च वगैरह, जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपका जो अगर बदलता कुछ चीज़ें बदलेंगी तो वो चीज़ें आगे हम सभी लोग कवर कर लेंगे। तो 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रखा गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल करा था? ठीक है, तो अगर आर्थिक मामलों की बात करें हम उत्तर प्रदेश के दोस्तों, तो हाल ही में जारी अगला आपका प्रश्न बनता है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की जो जारी हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल करा था? पहला स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आइए इसका स्पष्टीकरण पर इसकी नजर डालते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है दोस्तों, इसमें राज्य वर्ष 2017 में
2017 की बात करें तो 14वें स्थान पर था। 2017 में किस स्थान पर था? तो 2017 में अगर इसकी बात करें हम तो 14वें स्थान पर था। दो 2017 में 14वें स्थान पर था। वहीं ये 2018 में क्या हुआ, बढ़ करके इसकी रैंकिंग क्या हो गई? 2018 में इसकी रैंकिंग 202 हो गई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में वर्ष 2017 की बात करें तो 14 स्थान था। वहीं 2018 में 14 स्थान से बढ़ करके दूसरे स्थान पर यह पहुंच गया है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की इस क्षेत्र में बेहतरी को दर्शाता है। ठीक है। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया था, हमने कृषि अर्थशास्त्र योजनाओं में इस पर विस्तार से चर्चा किया है। तो उसी लक्ष्य को अगर हासिल करना है दोस्तों, अच्छा ये अभी हाल ही में संसद में भी मुद्दा उठा है, तो अगर उसी को हासिल करना है तो फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था। आगे हम जब फरवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी बात करेंगे, जिसमें करीब बात करें तो 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग आपकी कितनी हो गई? 2017 में 14 थी, वर्तमान समय की 2018 के अगर आंकड़ों की बात करें तो सेकंड रैंकिंग हो गई थी। अच्छा, 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इसी दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास करे जा रहे हैं। तो फरवरी 2023 में हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आगे हम सभी लोग बात करेंगे इस पर, जिसमें करीब 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश कह सकते हैं कि हम सभी लोगों को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी का जन्म स्थान। जनवरी महीने में तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान था दोस्तों चर्चा में रहा था, तो इसको देखते हैं क्या कारण था, किस वजह से यह चर्चे में आया था। तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? जब आप सभी लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि निम्नलिखित में से इसका संबंध किस जिले से वगैरह से है। तो आपके ऑप्शन है आगरा, मथुरा, चित्रकूट। स्पष्टीकरण देखते हैं इसमें कौन सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को, जो चित्रकूट जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, उसमें राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना करी थी। तो रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा करी गई थी? तुलसीदास जी के द्वारा करी गई। और कहां पर? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, चित्रकूट। कौन सा गांव? राजापुर गांव। राजापुर गांव को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के द्वारा क्या करा गया था? रामचरितमानस की रचना करी गई थी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, राजापुर गांव के लिए करीब 21 करोड़ लागत का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो वह 21 करोड़ की लागत से जो राजापुर गांव है उसमें तुलसी स्मारक के पास करीब 2.5 एकड़ जो क्षेत्र है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो करीब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 21 करोड़ रुपए प्रस्तावित करे गए हैं इसके द्वारा। तो चाहिए तो नोट भी कर देता हूं मैं यहाँ पर। 21 करोड़ की लागत से, 21 करोड़ की लागत से, जो 21 करोड़ की लागत से करीब 21 करोड़ की लागत से जो राजापुर गांव है दोस्तों, राजापुर गांव में तुलसी स्मारक, जो राजापुर गांव में तुलसी स्मारक के पास 2.5 एकड़ के क्षेत्र का, करीब कह सकते हैं कि 2.5 एकड़ के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो 21 करोड़ की लागत से जो राजापुर गांव है उसमें तुलसी स्मारक के आसपास का जो 2.5 एकड़ का एरिया है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राज्य में राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि अच्छा आपके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया, या फिर दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा किया गया, या आनंदीबेन पटेल अर्थात या फिर अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया। तो आइए स्पष्टीकरण देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है।
कि राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्य में बहु खतरे परिदृश्य को निपटने के लिए, जो एक प्रकार से देखा जाए खतरे वगैरह जो भी हैं उनसे निपटने के लिए प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैंने पहली बात तो मैंने प्रश्न लिख दिया, फिर स्पष्टीकरण भी लिख दिया, आप चाहें तो रोक करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा, अर्थात जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, कौन है ये? राज्य के मुख्य सचिव हैं, राज्य के मुख्य सचिव भी हैं। तो राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी के द्वारा क्या करा गया? एक आरबीसी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, आरबीसी है क्या, पहले इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आरबीसी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा। तो आरबीसी को भी समझ लेते हैं। आरबीसी का कार्य क्या रहेगा? जो आपदाएं वगैरह आती हैं, ठीक है, उससे पूर्व एक प्रकार से हम कह सकते हैं चेतावनियां देने का कार्य करेगा, या फिर उससे संबंधित पूर्वानुमान आंकड़े जारी करेगा। ठीक है, आरबीसी की स्थापना को लेकर के दोस्तों 6 कर्मियों की एक टीम का लखनऊ में एक प्रकार से हम कह सकते हैं लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में वो स्थापना करी जाएगी। तो इसको ही नोट कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बनने को कहीं से भी बना सकता है एग्जामिनर दोस्तों। तो आरबीसी का कार्य क्या रहेगा? आरबीसी का कार्य क्या है, इसको भी समझ लेते हैं साइड में। क्या करेगा? पूर्व चेतावनियां तथा पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनियां तथा पूर्वानुमान जारी करने का कार्य करेगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई आपदा आने वाली है, ठीक है, मान लेते हैं बाढ़ वगैरह, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना से संबंधित होने वाली है, जो प्राकृतिक प्रकार की आपदाएं हैं, उनसे संबंधित वार्निंग जारी करने का कार्य करेगा कि आप सभी लोग सतर्क रहिए। आरबीसी की जो स्थापना रहेगी 6 कर्मियों की एक टीम के साथ लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में करी जाएगी। तो आरबीसीएस की स्थापना कहाँ करी जाएगी? आरबीसीएस की स्थापना 6 कर्मियों के साथ, कितने कर्मियों के साथ? तो 6 कर्मियों के साथ लखनऊ के लालबाग में करी जाएगी। लखनऊ के लालबाग में। तो आरबीसी, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका प्रश्न क्या था कि आरबीसी का जो राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्य सचिव जो राज्य के दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा किया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी की स्थापना कहां पर करी गई? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का जो लालबाग क्षेत्र है वहां पर करी जाएगी। इसमें कितने व्यक्ति लगभग शामिल होंगे? तो 6 कर्मियों की एक प्रकार से टीम होगी। भविष्य में अगर कोई संशोधन होता है तो आगे हम सभी लोग जो आगे अगले में जो कह सकते हैं कि फरवरी मार्च वगैरह अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन होगा तो इस जो इनके करंट अफेयर होंगे उसमें सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, और जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में भी स्थित है। ठीक है, एक पुणे में भी इस प्रकार का जो सॉरी दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? ठीक है, और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, जबकि भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ में स्थित है। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी नोट कर लेते हैं मेरे ख्याल से। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? कह सकते हैं कि लखनऊ में स्थित है, लखनऊ। ठीक है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग आपका हो गया आईएमडी लखनऊ में, जबकि भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान, ठीक है, संस्थान
ये कहाँ स्थित है? आपका पुणे में स्थित है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको याद रखिए आप सभी लोग। तो एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं सभी लोग। आरबीसीएस जो राहतवाड़ी केंद्र किसके द्वारा स्थापना करी गई? दुर्गा शंकर मिश्र जी के द्वारा करी गई। 6 कर्मियों की एक टीम है जो कि लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में स्थित रहेगी। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात हो, अगर प्रश्न आए कि इनमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि तो आपका पुणे रहेगा, और भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? लखनऊ में रहेगा। हालांकि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के लिहाज से करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की समसामयिकी शामिल अगर रहेगी एग्जाम्स में, हालांकि जो कि देखा जाए तो इसका वेटेज लगातार बढ़ भी रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है दोस्तों। कुछ अच्छा अतिरिक्त चीज़ों की बात करें आरबीसीएस वगैरह, मेरे ख्याल से इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बाकी कितने स्टेशन वगैरह स्थापित हैं, इनकी कोई अतिरिक्त संख्या की कोई इतनी जानकारी रखने की आवश्यकता है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? देखा जाए तो हमारे चुनावी माहौल में भी काफ़ी ये चीज़ें चर्चे में रही, तो हो सकता है प्रश्न वगैरह पूछ लिया जाए। तो गंगा एक्सप्रेसवे हालांकि एक देखा जाए काफ़ी चर्चित मुद्दा भी रहा। 2025, 2024 के अंत तक, 2023 में पूरा हो चुका है, या फिर 2027 तक? तो स्पष्टीकरण पर नजर डालते हैं। क्या दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 2024 के अंत तक। कहने का तात्पर्य जो हमारा चल रहा है वर्ष, इसके अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 2024 के अंत तक इसको पूरा कर लिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण अन्य पहलुओं की बात करना चाहें सभी लोग, तो उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे लंबाई के आधार पर अगर हम बात करें, भारत के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे शामिल हैं। अगर हम लंबाई के आधार की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो भारत के शीर्ष 10 कह सकते हैं, लंबाई के आधार पर भारत के शीर्ष 10 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने एक्सप्रेसवे कुल शामिल हैं? 4 एक्सप्रेस शामिल हैं। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन के साथ शीर्ष 10 में यूपी के 5 एक्सप्रेसवे शामिल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब गंगा एक्सप्रेसवे का संचालन चालू हो जाएगा दोस्तों, तो जो शीर्ष 10 कह सकते हैं कि जो यूपी के करीब जो शीर्ष 10 होंगे, उसमें यूपी के 5 शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन के साथ शीर्ष 10 में यूपी के करीब 5 एक्सप्रेसवे आपके शामिल हो जाएंगे। और महाकुंभ जो 2025 में होने वाला है, उसके लिहाज से इसकी और इसका अपना एक अलग दृष्टिकोण है, तो महत्वपूर्णता इसकी भी है अपनी एक, तो तब तक पूरा कर लिया जाएगा ताकि आने जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रहेगी। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट कर लेते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में दोस्तों। जैसे कि पहला अगर हम फैक्ट की बात करें तो लंबाई के आधार पर ठीक है, भारत के लंबाई के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लंबाई के आधार पर भारत के शीर्ष 10 में से 4 एक्सप्रेसवे यूपी के हैं। 4 एक्सप्रेसवे तो, और जो जब ये गंगा एक्सप्रेसवे का संचालन हो जाएगा, तो जो शीर्ष 10 हैं उसमें से 5 यूपी के हो जाएंगे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन के बाद संचालन के साथ शीर्ष 10 में यूपी के 5 एक्सप्रेसवे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, 5 एक्सप्रेसवे दोस्तों शामिल हो जाएंगे। एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, उसके बाद कह सकते हैं देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। तो मुंबई
नागपुर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद गंगा एक्सप्रेसवे देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये तो हो गए एक्सप्रेसवे को लेकर के। करीब इसकी लंबाई की बात करें तो 594 किलोमीटर शायद इसकी लंबाई है, संभवतः 594 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और यह करीब राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य करेगा। 12 जिलों के करीब यह 518 गांवों को शामिल करेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से कहें तो यह जो मेरठ तथा प्रयागराज के बीच जो भी यात्रा का समय होगा उसको कम करने का कार्य करेगा। तो ये तो हो गया कुछ गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु। हमारा प्रश्न क्या था, एक बार फिर से उस पर नजर डाल लेते हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग कि गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया था, वर्ष 2024 के अंत तक निर्धारित किया गया। लंबाई के आधार पर भारत के शीर्ष 10 में से 4 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के शामिल हैं दोस्तों। जब गंगा एक्सप्रेसवे का संचालन हो जाएगा तो करीब 5 एक्सप्रेसवे शामिल हो जाएंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेस के बाद या मेरठ से प्रयागराज के बीच में या काफी कम समय का यात्रा का जो समय होगा कम करने का कार्य कर देगा। और करीब 12 जिलों के 518 गांवों को यह शामिल करने का कार्य करेगा, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो करीब 594 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अगला हमारा प्रश्न है कि भगवान श्री राम को लेकर के, जो कि जनवरी में देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा का एक विषय रहा है, तो इसको तो प्रश्न को नहीं छोड़ सकते दोस्तों, क्योंकि इससे कई प्रकार देखा जाए कई प्रकार के प्रश्न बनने का संभावना है। तो हालांकि एक बार हम क्या करेंगे, अलग से एक टॉपिक लेकर के इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। यहाँ पर इतना काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो भी शैली वगैरह उसमें इस्तेमाल करी गई और उसके मंडप वगैरह उन सब पर हम विस्तृत रूप से बाद में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो संक्षिप्त प्रश्न है पहले उसको देख लेते हैं सभी लोग। भगवान राम की मूर्ति बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ? तो भगवान श्री राम जी की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा करा गया उसकी तारीख क्या है दोस्तों? 21 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024 या फिर 24 जनवरी 2024। तो इसका सही जवाब क्या है कि 22 जनवरी 2024। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है दोस्तों। तो कब किया गया? तो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब करा गया था? तो 22 जनवरी 2024 को करा गया था, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी हम सभी लोग बाद में विस्तृत रूप से चर्चा कर लेंगे। ये मैं इसके लास्ट में जब अंतिम क्लास इसकी कर रहा हूँ तो इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के विभिन्न जिलों में कितनी सौर परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की योजना है, ठीक है। तो बुंदेलखंड और अगला आपका प्रश्न है कि बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के विभिन्न जिलों में कितनी सौर परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की योजना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 35,000 करोड़ की 4 बड़ी सौर परियोजनाएं स्थापित करी जाएंगी। तो इसका पहले चरण की अगर हम बात करें, वो जो पूर्वी यूपी आपका और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, उसके पहले चरण में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 35,000 करोड़ रुपए की 4 बड़ी सौर परियोजनाओं का स्थापना करी जाएगी इसकी, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, यह सही जवाब हो जाएगा। अब इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो आप समझे नहीं, UPNEDA के अनुसार जो उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है, इसको हम सभी लोग संक्षिप्त रूप से UPNEDA के कहते हैं। तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हालांकि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय वाली करीब 125 परियोजनाएं शामिल हैं, ठीक है। अगर इसकी राशि कितनी परियोजनाएं शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर के, तो 125 परियोजनाएं जिसकी राशि करीब 1 लाख करोड़ के आसपास, जो कि करीब 40% ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो हालांकि बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी वाले जिले के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसकी करीब 35,000 करोड़ रुपए की 4 बड़ी सौर परियोजनाएं उसमें शामिल हैं, ठीक है। वर्ष 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
में क्या करा गया था, राज्य सरकार को करीब 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ था। ठीक, राज्य में वर्तमान समय में लगभग 2152 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एक बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसको नोट कर लेते हैं। राज्य वर्तमान में लगभग 2152 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। मैं यहाँ पर फिर से आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, हमारा उद्देश्य यह नहीं कि आज हमने कितने क्वेश्चन करे, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमने कितना सीखा। क्योंकि अब संभवतः शायद 2 क्लासेस की होंगी, तो चाहे तो मैं सिर्फ आपको एक प्रश्न ही करा के आगे बढ़ सकता हूँ अगले प्रश्न पर, लेकिन बात जब पेपर बनाने की आती, जैसे कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि हमारी सरकार एक प्रकार से देखा जाए तो कई आरोपों के बाद कई शक्तियों से संबंधित कानून ला रही है। तो इसके लिहाज से पेपर आपका किस प्रकार का बनेगा कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कई पेपर बनाए जाएंगे अब। तो पहले तो हम मुख्य एक प्रश्न पढ़ लेंगे जो मेन प्रश्न होगा, फिर उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी बात करेंगे, और यही हमारा पैटर्न भी है दोस्तों। इसी प्रकार मैं अन्य क्लासेस भी कराता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगता है। खैर, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप लोगों को ये आंकड़े हैं दोस्तों, परिवर्तित होते भी रहते हैं। अगर आप कोई आंकड़ा परिवर्तित होगा तो मैं अगले लेक्चर में उसको शामिल करूंगा। तो कहने का तात्पर्य, जैसे जनवरी में हमने करा, कोई जनवरी में आंकड़ा कोई अगर प्रकाशित हुआ है और बाद में फरवरी या मार्च में बदल रहा है, तो उसको जब हम सभी लोग क्लासेस करेंगे तो उसमें उसको शामिल कर लेंगे। तो राज्य में लगभग 2152 अर्थात 2152 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करता है, जिसमें से करीब 372 मेगावाट तक स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं कि पहुंच है। तो इसमें इतना उत्पादन तो करता है, अगर स्वतंत्र रूप से पहुंच तक का बात करें, कितना स्वतंत्र रूप से पहुंच है, तो 372 मेगावाट तक 372 मेगावाट तक स्वतंत्र पहुंच जितनी इसकी क्षमता है उसमें से भी स्वतंत्र पहुंच की बात करिए तो 372 मेगावाट तक का है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में सौर संयंत्र लगे हुए हैं। कौन से इलाके में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सौर संयंत्र जो लगे हुए हैं, जो कि राज्य में उत्पादित कुल सौर ऊर्जा का लगभग 60% है। तो बुंदेलखंड वाला जो इलाका है आपका, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा लगे हुए हैं, जो कि करीब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कुल सौर ऊर्जा का लगभग 60% है। इसको भी नोट करते हैं। राज्य में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक सौर संयंत्र है। सर्वाधिक सौर संयंत्र जो कि राज्य के द्वारा कह सकते हैं कुल उत्पादित, राज्य में उत्पादित कुल सौर ऊर्जा का लगभग 60% है। ठीक है, ये तो हो गए सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा सभी चीजें। तो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में देखा जाए तो यातायात दुर्घटनाओं को लेकर के कई आंकड़े जारी हुए हैं, तो उसी को लेकर के कुछ रिपोर्ट जारी करी गई थी, तो उसी को लेकर के सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं यातायात संसाधनों को लेकर के। तो उसी पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए जुर्माना राशि कितनी निर्धारित करी गई है? तो 15,000, 20,000, 25,000 या फिर 30,000। तो आइए अपना स्पष्टीकरण देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या वाहन मालिकों पर करीब 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान सख्ती से लागू करने का सरकार के द्वारा फैसला किया गया है।
तो आपका प्रश्न कह रहा है कि कितने जुर्माना राशि निर्धारित करी गई। तो अगर हम जुर्माने राशि की बात करते हैं तो करीब 25,000 रुपये जुर्माना राशि और 3 वर्ष तक की सजा। तो इधर समझते हैं इसको। जुर्माना राशि कितनी है आपकी? जुर्माना राशि तो 25,000 है आपकी, ठीक है। और सजा का प्रावधान कितना है? तो सजा का प्रावधान आपका 3 वर्ष तक की जेल है, ठीक। अब इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं सभी लोग। हमारी सरकार के द्वारा क्या किया गया, क्या कहा गया है? तो जो नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर एक प्रकार से देखा जाए तो क्योंकि उन्हें समय से पहले ही उन लोगों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा उनको गाड़ी भी दी जाती, बाइक दे दी जाती, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उचित प्रशिक्षित भी नहीं होते। सरकार के द्वारा समय सीमा, निर्धारित समय सीमा से पहले उस चीज़ों का उपयोग करने लगते हैं, जिसके देखते हुए अगर उसकी जवाबदेही निर्धारित करी जाए तो किसकी होगी? उनके अभिभावकों की होगी। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया, माता पिता या फिर वाहन मालिकों पर 3 वर्ष तक की एक प्रकार से कह सकते हैं कि कैद और 25,000 रुपये की जुर्माने राशि को निर्धारित किया गया है। और यह कब, कैसे किया, किस माध्यम से किया गया? तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199A के तहत यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा कह सकते हैं किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो यह बात किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, कही गई, इसको नोट कर लेते हैं। हालांकि पूरी चीज मैं यहाँ नहीं नोट कर रहा हूँ, बस सिर्फ इतना नोट कर रहा हूँ, बाकी आप सभी लोग याद रखिए। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199A। तो इसके तहत क्या कहा गया था कि अगर जो किशोर वगैरह इनके द्वारा अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदेहिता किसकी निर्धारित करी जाएगी? अभिभावक या फिर वाहन मालिक की। तो मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, जवाबदेहिता किसकी होगी? जवाबदेहिता वाहन मालिक की, या तो फिर वाहन मालिक इसका जवाबदेह होगा जिसके लिए कह सकते हैं कि जिसके नाम पर वाहन की रजिस्ट्री होगी, या फिर अभिभावक, जो बड़े उसके घर के अभिभावक होंगे। यह हालांकि अपने आप में एक जागरूक चीज है दोस्तों, लोगों को पता होनी चाहिए। एक प्रकार से देखा जाए कि जो मेडिकल कॉलेज लखनऊ का एक प्रकार से हम कह सकते हैं काफी फेमस भी है, तो लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के द्वारा जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कुछ टीका टिप्पणी करी गई कि सड़क में जो भी दुर्घटनाएं से होने वाली जो मौतें हैं उसमें करीब 40% नाबालिग शामिल होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपने आप में ही काफी बड़ा आंकड़ा है, तो इस पर ध्यान देने वाली बात ही है। जो मेडिकल कॉलेज और लोहिया इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में स्थित है, उनके कुछ विशेषज्ञों के द्वारा टीका टिप्पणी करी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो भी कह सकते हैं कि यातायात संसाधनों या दुर्घटना से जो मौतें होती उसमें करीब 40% नाबालिग शामिल होते हैं। तो अपने आप में ही यह काफी कह सकते हैं कि एक समस्या का विषय। अगला हमारा प्रश्न है पीतल बर्तन उद्योग को लेकर के। मैं पहले हालांकि दोस्तों एक कह सकते हैं कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर नीति को लेकर के काफी चीजें चर्चा में रही थी, तो मुझे कोई उचित प्रश्न नहीं लगा कि इसमें शामिल करने का। तो मेरे ख्याल से आप इतना याद रखिए इसमें कि जो सेमीकंडक्टर वगैरह किससे बनते हैं अर्धचालक, जैसे कौन कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये सभी लोग याद रखिए। जैसे कि बात क्या थी, तो वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र से $950 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व प्रस्ताव होने की उम्मीद थी। तो इसी को लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, कह सकते हैं कि इसी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आई थी। तो इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है चीज कि आप सभी लोग अर्धचालक वगैरह किससे बनते हैं तो या फिर कौन कौन से, इसको याद रखिए आप सभी लोग। बाकी खैर आपके काम का इतना नहीं था, तो इसीलिए हमने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। आगे बात करते हैं कि पीतल बर्तन उद्योग का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रावस्ती, सहारनपुर, मुरादाबाद, सीतापुर आपके ऑप्शन हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा। आइए पहले स्पष्टीकरण देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि पीतल के बर्तन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? तो निर्यात की अगर बात की जाए तो अमेरिका हो गया आपका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं। इसलिए मुरादाबाद को ब्रॉन्ज सिटी या फिर पीतल नगरी कहा जाता है। कई बार इससे प्रश्न आए, चाहे पीसीएस की बात करें तो उसमें भी कई बार इसको लेकर के
प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। और वनडे एग्जाम्स, यूपीपी, आरओ इन सब में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे। इसको आपका तो इसका सही जवाब स्पष्टीकरण के आधार पर अगर बात करें कौन सा हो जाएगा, तो मुरादाबाद। मुरादाबाद को क्या कहा जाता है, ब्रांच सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु, उन सबको एक एक करके हम सभी लोग समझेंगे। तो प्रश्न आपका क्या था, हमने उस पर बात कर लिया। आपका सही जवाब क्या है उसको भी समझ लिया हमने। अच्छा, और इधर ये भी यह ध्यान रखिए, पीतल नगरी या फिर ब्रॉन्ज सिटी किसे कहा जाता है, तो मुरादाबाद को कहा जाता है। अब हम सभी लोग इस प्रश्न से संबंधित जो भी बनने वाले हैं उन सब पर एक एक करके बात करेंगे। अब बात करते हैं कि मुरादाबाद की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो वर्ष 1600 में मुगल सम्राट जो शाहजहां थे उनके बेटे मुराद के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक, तो इसी के आधार पर इस शहर को क्या कहा जाने लगा, मुरादाबाद कहा जाने लगा, जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पीतल कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पष्टीकरण में हमने ये बता ही दिया कहाँ कहाँ पर इसका निर्यात वगैरह करा जाता है और क्या कहा जाता है, तो ब्रांच सिटी और या फिर पीतल नगरी इसको कहा जाता है। पीतल का निर्माण कैसे होता है, तो पीतल या फिर एक पीतल तथा जस्ता से आपको आपस में मिला करके इसका निर्माण होता है। तो हम इसको अभी कह सकते हैं यह एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो इन सबको हम सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे बारी बारी, ताकि आप सभी लोग बाद में याद कर पाएं। इसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। अब इसमें इतने पेज शामिल करेंगे तो उम्मीद है इसमें काफ़ी बिंदु आपको समझने को मिलेंगे। आइए एक एक करके नोट करते हैं, समझते हुए चलते हैं। ये पेन वाला बड़ा लोचा रहता है दोस्तों, समझ नहीं आता कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा नहीं दिख रहा। खैर, बात करते हैं कि मुरादाबाद की स्थापना कब करी गई थी। मुरादाबाद, मुरादाबाद मुरादाबाद। अब इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम सभी लोग एक एक करके बात करेंगे। स्थापना इसकी देखते हैं कब हुई। स्थापना वर्ष 1600 में हुई। ठीक है, वर्ष 1600 में हुई। किसके द्वारा करी गई स्थापना, वर्ष 1600 में हुई। मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे, मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद ने करी थी, के बेटे मुराद ने करी। तो इसके इसी के आधार पर इसका मुरादाबाद नाम पड़ गया। पीतल कार्य के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ निर्यात करा जाता है इस पर तो हम सभी लोगों ने स्पष्टीकरण में ही बात कर ली। पीतल का निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं। पीतल के निर्माण की अगर हम बात करें, इसका निर्माण कैसे होता है, तो तांबा और जस्ता, तांबा प्लस जस्ता, इससे मिलकर के यह बनता है। इससे शायद नहीं दिख रहा होगा, तांबा प्लस जस्ता, इन दोनों को आपस में मिला करके एक प्रकार से हम कह सकते हैं मिश्र धातु का उदाहरण है। कभी कभी इस बार साइंस वगैरह में इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु का उदाहरण है। तो पीतल आपका तांबे और जस्ते से मिलकर के आपस में मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों मुरादाबाद का जो मेटल क्राफ्ट वर्ड है, मेटल क्राफ्ट है, वो उसके वर्ड मार्क को भौगोलिक संकेत दिया गया था। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ओपीडी कार्यक्रम, सॉरी दोस्तों, ओडी-ओपी कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। तो ओडी-ओपी कार्यक्रम है क्या, तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। इसे लेकर के कई प्रश्न बनते हैं। कई बार आप सभी लोग देखने को मिला होगा, जैसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध घी का उत्पादन के लिए कौन सा जिला एक जिले एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया गया। इस प्रकार के कई प्रश्न बनते हैं। तो एक एक करके हम सभी लोग उसको समझेंगे, जो भी महत्वपूर्ण होंगे, कई जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। खैर, इसकी शुरुआत कब करी गई थी इस कार्यक्रम की, तो 24 जनवरी 2018 को। अब हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे, की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा अगला बिंदु क्या होगा, जो हमारी योजना सरकार के द्वारा निर्धारित की ओडी-ओपी, क्या है यह योजना, तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, यह हमारी मेन हेडिंग हो गई। अब इसके अंतर्गत हम सभी लोग बात करते हैं, समझते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको नोट कर लेते हैं पहले।
शुरुआत की बात करें, शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो 24 जनवरी 2018 को। इसी दिन एक बार एक चीज़ और खास हुई थी, आप सभी लोग सर्च करके बताएं कि क्या हुआ था 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश जो किस चीज़ के लिहाज से महत्वपूर्ण है यह तारीख, डेट जो है। खैर, अब हम सभी लोग जो एक जिला के उत्पाद की सूची है उसको एक एक करके समझ लेते हैं कि जैसे कि बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है आपका? तो आइए नोट करते हैं, इधर जिला नोट कर लेते हैं, इसका इधर जिला रहेगा आपका और इधर आपका उत्पाद रहेगा। तो अमरोहा की अगर बात करी जाए तो अमरोहा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरोहा दोस्तों वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, वाद्य यंत्र, ढोलक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और अमेठी किस चीज़ के लिए? अमेठी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, ये सभी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मूंज के लिए प्रसिद्ध, मूंज उत्पाद के लिए। अमेठी, प्रयागराज, अमेठी हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, सुल्तानपुर हो गया। अमेठी, प्रयागराज, सुल्तानपुर ये सभी मूंज के लिए प्रसिद्ध है, जो मूंज उत्पाद होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अंबेडकर नगर, मऊ ये सभी आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आगरा आपका दोस्तों प्रसिद्ध है चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए तो चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो आगरा आपका चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अमरोहा पर हम सभी लोग बात ही कर चुके हैं। बागपत जो है होम फर्निशिंग के लिए प्रसिद्ध है। बागपत होम फर्निशिंग के लिए प्रसिद्ध है, होम फर्निशिंग, बागपत होम फर्निशिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रयागराज पर हम सभी लोग बात कर चुके हैं। जो एटा है हमारा, एटा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो घुंघरू, घंटी इन सब के लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछा हुआ है। घुंघरू, घंटी, घुंघरू, घंटी इन सब के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों ने सुना देखा ही होगा मिर्जापुर वेब कालीन भैया। तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए, कालीन उद्योग एवं फिर मेटल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर कई बार पूछा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? तो काला नमक चावल के लिए, काला नमक चावल। काला नमक चावल की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिद्धार्थनगर का चुनाव किया गया था। वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी के लिए, वाराणसी जो बनारसी साड़ी है उसके लिए। बनारसी साड़ी के लिए वाराणसी आपका प्रसिद्ध हो गया। एटा आपका घुंघरू घंटी। उन्नाव जरो जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। उन्नाव जरो जरदोजी, उन्नाव जो है जरो जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। औरैया आपका दोस्तों कई बार पूछा हुआ, औरैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औरैया की बात करी जाए तो देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, देसी घी, दूध प्रसंस्करण। औरैया आपका दुग्ध प्रसंस्करण जो देसी घी उसके लिए प्रसिद्ध है। उन्नाव जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर काला चावल के लिए, काला नमक चावल के लिए। मिर्जापुर कालीन के लिए। एटा जो है आपका घुंघरू घंटी के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी
कुछ इंपॉर्टेंट हैं और कुछ अन्य भी हैं, उनको भी हम सभी लोग समझ लेते हैं, चाहे कुछ भी छूटने ना पाए और आपकी उत्तर प्रदेश जीके भी साथ ही साथ रिपीट होते चले। महोबा दोस्तों गौरा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मऊ आपका वस्त्र उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। एक एक करते समझते हुए चलते हैं। बहराइच की बात की जाए, बहराइच किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बहराइच तो यह आपका प्रसिद्ध है गेहूं डंठल। गेहूं डंठल हस्तशिल्प के लिए। बहराइच आपका गेहूं डंठल हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बागपत आपका प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो बागपत आपका होम फर्निशिंग के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी कपड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से बांदा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि बांदा किसी से संबंधित रखता है, तो सजर पत्थर शिल्प, सजर पत्थर शिल्प। मैं जो एग्जाम में आए हुए पूछे गए मैं उनको यहाँ नोट कर रहा हूँ, बाकी आपको बोल करके अच्छे से समझाई दे रहा हूँ। अलीगढ़ आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताले के लिए, कई बार पूछा हुआ यूपी टेट वगैरह में। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताले एवं हार्डवेयर के लिए। ताले एवं हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है। ये तो हो गया आपका अलीगढ़। आजमगढ़ दोस्तों काली मिट्टी की जो कलाकृतियां उसके लिए प्रसिद्ध है। आजमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी, कलाकृतियां, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। इटावा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और जो कुछ जैसे कि है तो इससे कहा जा सकता है कि 75 जिले हैं, तो उसी प्रकार का प्रत्येक जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चीजें प्रदान करी गई, इनके लिए निर्धारित करी गई। तो यहाँ पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पूछी गई, उसके उसी को हम सभी लोग समझ रहे हैं दोस्तों। गोरखपुर की बात करी जाए, गोरखपुर टेराकोटा, यह भी इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है। तो गोरखपुर टेराकोटा से संबंधित है। गोरखपुर टेराकोटा से संबंधित है। ठीक है। गाजीपुर की बात करी जाए तो जूट वाल हैंगिंग से संबंधित संबंध रखता है दोस्तों। कानपुर, जो कानपुर नगर और कानपुर देहात, इसको देख लेते हैं, कंफ्यूजिंग थोड़ा है। कानपुर नगर, कानपुर नगर की बात की जाए तो चमड़े के उत्पाद से प्रसिद्ध, चमड़े के उत्पाद को लेकर के प्रसिद्ध है, चमड़े के उत्पाद। वहीं कानपुर जो देहात की बात करी जाए, जो कानपुर देहात है तो एल्युमिनियम के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम के बर्तन। गोंडा दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार कई सारे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पीलीभीत जो आपका है बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ ऐसे, ताकि आप सभी लोग समझ जाइए और याद रखिए उसको। बदायूं, बदायूं दोस्तों जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। बलिया आपका बिंदी टुकली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और सहारनपुर की बात की जाए तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इस पर हम आरंभ में ही बात कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप सभी लोग बाकी ये पढ़ लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश की अगर कोई आप सभी लोग जीके के लिए कोई बुक वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप सभी लोगों को देखने को भी मिलेंगी चीज़ें। खैर ये कई बार पूछी हुई हैं तो मैंने इसको एक एक करके आप सभी लोगों को समझा दिया। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक के लिए, अमेठी प्रयागराज सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए, आगरा चमड़ा उत्पाद के लिए, बागपत होम फर्निशिंग के लिए, मिर्जापुर कालीन उत्पादन के लिए, और कालीन के लिए सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए, वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए, उन्नाव जरी जरदोजी के लिए, औरैया देसी घी दूध प्रसंस्करण के लिए, बहराइच आपका गेहूं डंठल के लिए है, हस्तशिल्प जो है, बांदा सागर पत्थर के लिए, अलीगढ़ तालेम हार्डवेयर के लिए, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए, गोरखपुर जो आपका गोरखपुर टेराकोटा के लिए, कानपुर नगर चमड़े के उत्पाद के लिए, जो कानपुर देहात एल्युमिनियम के बर्तन के लिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है? कुल पंजीकृत एमएसएमई में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो उम्मीद है पूर्व की जो चीजें जो प्रश्न वगैरह आप सभी लोग समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। खैर कुल पंजीकृत एमएसएमई में
उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 8%, 10%, 9% या फिर 5%। तो CBRE और CREDAI की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत MSME में 9% की हिस्सेदारी के साथ MSME क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में सिर्फ 3 राज्यों में कह सकते हैं कि ऊपर उभरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो 9% का योगदान है। ठीक है, कुल जो पंजीकृत MSME में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है दोस्तों? तो 9% का है। तो यहाँ पर CBRE है क्या? तो CBRE एक रियल कंसल्टिंग फर्म है और CREDAI की बात करी जाए तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो CREDAI की बात करी जाए तो यह एक प्रकार रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन से संबंधित है दोस्तों। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी तो उसके द्वारा कहा गया था कि करीब उत्तर प्रदेश में जो MSME है इनकी 9% हिस्सेदारी है। अच्छा, ये MSME वगैरह हैं क्या? तो ये एक प्रकार के सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग हैं दोस्तों। ठीक है, अब कुछ अतिरिक्त इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करी जाए तो क्षेत्रवार जो रिपोर्ट जारी करी गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो निर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग इसका 8% का योगदान है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर चीजें कुछ MSME क्लस्टर के रूप में जो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र उभरे हुए हैं? आपका आगरा हो गया, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, ये सभी क्या है? MSME क्लस्टर के रूप में अग्रणी है कह सकते हैं। कुछ अन्य आंकड़ों की बात करी जाए तो 17.2% हिस्सेदारी के साथ 38.09 लाख महाराष्ट्र में थे। इसके बाद तमिलनाडु तो करीब 10% हिस्सेदारी के साथ 22.32 लाख और 9.4% हिस्सेदारी के साथ 20.95 लाख उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये थे इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण पहलू। लेकिन आप सभी लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि कुल पंजीकृत MSME में उत्तर प्रदेश का योगदान करीब कितने प्रतिशत है? तो करीब 9% का उत्तर प्रदेश का योगदान है। इससे संबंधित एक अतिरिक्त फैक्ट यह है कि UPSIDA दिबियापुर में प्लास्टिक परियोजना के साथ साथ उरई में साइट 1, साइट 2 विकास परियोजनाओं को तेजी लगाने के लिए भी सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट था, इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त फैक्ट थे हमने आप लोगों को बता दिए। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत योगदान है? राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आय की यहाँ पर बात करी जा रही है। योगदान की उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो इसको समझते हैं। 4%, 9.2%, 8%, 10.5%। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जो उत्तर प्रदेश है देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा हुआ है। राज्य की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय आय में करीब 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर यह अग्रसर है। तो करीब इसके योगदान की बात करी जाए तो कितना है? तो 9.2% योगदान इसका है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इससे संबंधित अतिरिक्त फैक्ट की बात करें, अतिरिक्त जानकारी की, तो राज्य के कुल सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें वर्ष 2021-22 में इसका योगदान 16.45 लाख करोड़ था। अच्छा, वहीं दोस्तों 2022-23 की बात करें तो 22.58 लाख करोड़ से अधिक इसका योगदान हो गया करीब। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 9.2% है। ठीक है, तो ये तो हमने स्पष्टीकरण में ही बता दिया, आपका दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छा, हम जो पूर्व के लेक्चर 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक मॉडल जो संबंधित था उसमें इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम पहले से ही बात कर चुके हैं। वर्ष 2021-22 के वर्तमान और स्थिर कीमतों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की विकास दर क्रमवार तरीके से 20.1 तथा 9.8% थी, जबकि देश की विकास की बात करें तो 18.4% थी तथा 9.1% थी। ये क्रमवार आंकड़ा है, इसको मेरे ख्याल से नोट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसको नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ हालांकि ये फैक्ट है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। खैर, कुछ राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद, राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ था। 16.45 लाख करोड़ था, जो वर्तमान समय में
जो वर्तमान में बात करिए कब का आंकड़ा है दोस्तों, तो वर्ष 2022-23 का, 2022-23 में बढ़कर 22.58 लाख करोड़। जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सकारात्मक ग्रोथ है दोस्तों। और वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर जो रही थी 20.01% से लेकर के 20.01 तथा 9.8% थी। ठीक है, जो वर्तमान कीमतों की बात करें तो 20.1% थी और स्थिर कीमतों पर कितनी थी तो 9.8% थी। वहीं देश की बात करें तो 18.4% तथा 9.1% थी। अच्छा, इसको नोट कर लेते हैं। 2021-22 के आंकड़े हैं ये, उसी को आधार बनाया गया 2021-22 के आंकड़े। इधर कीमत कौन सी लिख लेते हैं, इधर वर्तमान की लिख लेते हैं और इधर दोस्तों स्थिर कीमत की लिख लेते हैं, स्थिर कीमत। तो पहले तो हम सभी लोग यूपी का देखते हैं। यूपी की बात करें तो वर्तमान पर कितना रहा, वर्तमान में दोस्तों 20.1% और स्थिर कीमतों की अगर हम बात करते हैं तो 9.8% रहा। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्तर की बात करें, देश की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान पर कितना रहा तो 8.4% और वहीं स्थिर कीमतों पर कितनी रही तो 9.1%। तो वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट 20.1 तथा 9.8% थी, जबकि देश की विकास दर कितनी रही तो कह सकते हैं कि 18.4% तथा 9.1% रही। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में राज्य की विकास दर 9.8% के मुकाबले स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2% दर्ज करी गई। ठीक है, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य की मौजूदा कीमतों की वृद्धि दर 14.3% दर्ज करी गई। हालांकि थोड़ा कह सकते हैं एक प्रकार से जटिल फैक्ट है, और आप सभी लोग एक प्रकार से अगर नज़र बनाए रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित कई बार अब टॉपिक भी शामिल किए जा रहे हैं, जैसे कि एजीटीए में ये अलग से ही टॉपिक शामिल करा गया। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में गन्ने की खेती का क्षेत्र तथा उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली, 26.8%, 25.5%, 22% या फिर 18%। तो अगर स्पष्टीकरण पर नजर हम सभी लोग डालते हैं तो वर्ष 2021-22 में गन्ने की खेती का क्षेत्र और उत्पादन में करीब 26.8% बढ़ गया, जबकि बागवानी फसल उत्पादन में 31.9% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई। तो यहाँ पर गन्ने की बात करी जा रही है, तो गन्ने का दोस्तों 26.8%, आपका सही जवाब ए हो जाएगा। तो इसको अलग भी नोट कर लेते हैं कि ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ पाएं। वर्ष 2021-22 के लिहाज से अगर हम बात करें तो गन्ने का जो खेती का क्षेत्र और उत्पादन है, गन्ने की खेती का क्षेत्र व उत्पादन कितना बढ़ा तो 26.8% बढ़ गया। ठीक है, बागवानी फसल उत्पादन की अगर हम बात करें, बागवानी फसल उत्पादन की तो बागवानी फसल उत्पादन में दोस्तों 31.9%, जो कि कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है, देखने को हमें मिली। ठीक है, तो गन्ने की खेती का क्षेत्र व उत्पादन 26.8% बढ़ा, वहीं बागवानी फसल का उत्पादन 31.9% हम सभी लोगों को वृद्धि देखने को मिली। अगला हमारा प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यह तो दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होगा। खैर, बात करते हैं ऑप्शंस पे अपने, द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम, तृतीय। तो इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया, इस पर नजर डालते हैं। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल करा। इसके अतिरिक्त अंडा उत्पादन में प्रगति के मामले में 12.80% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके तीसरे स्थान पर रहा। खैर, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का कौन सा स्थान है, तो स्पष्टीकरण के हिसाब से आपका दोस्तों शीर्ष स्थान है, कहने का तात्पर्य प्रथम स्थान।
अब अंडा उत्पादन की बात करी जाए तो अंडा उत्पादन में प्रगति के मामले में यह 12.80% की ग्रोथ इसने हासिल करी, ठीक है। और इसके रैंकिंग की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर यह बना रहा। तो इधर हम नोट करे भी दे रहे हैं अभी आगे। अंडा उत्पादन में यूपी का स्थान कितनी ग्रोथ रेट के साथ, तो ग्रोथ रेट 12.80% की रही, 12.80% की ग्रोथ रेट रही, ठीक है। वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि रैंकिंग की बात करी जाए कौन सी है, तो तीसरी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। अगले दिन जनवरी का सेकंड जो सम पार्ट करेंगे सभी लोग समसामयिकी का। उम्मीद है आप सभी लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी आप सभी लोगों ने पढ़ाई जारी रखिए, इसी प्रकार हमारी यह सीरीज जारी रहेगी, यह एक प्रकार से श्रृंखला रहेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी प्रकार आप सभी लोगों को यह सीरीज मिलती रहेगी समय के साथ साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।